आज पढ़ेंगे पावर। पावर इन एन एसी सर्किट। पहले थोड़ा सा पुराना नॉलेज रिकैप कर ले। हम लोगों ने क्लास 10 में जब डीसी पढ़ते थे, डीसी, और हम ग्रेड 10 में पढ़ते थे, तब पावर को कैसे पढ़ते थे? पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई पढ़ते थे। सीधा वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते थे। और पावर का यूनिट क्या होता था? इसका यूनिट होता था वोल्ट्स, इसका यूनिट होता था एम्पियर, पावर का यूनिट होता था वॉट, है ना। अगर 1 वोल्ट एम्पियर और 1 वोल्ट से 1 एम्पियर करंट दौड़ रहा हो तो वो अप्लायंस कितना कंज्यूम कर रहा है? 1 वॉट कंज्यूम करता है। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। अब हम इसी पावर को देखेंगे इन द केस ऑफ एन एसी सर्किट। ठीक है, तो एसी सर्किट में कैसा रहता है और हमारा एसी सर्किट कैसा रहेगा बेटा? इस एसी, हर एक एसी सर्किट बेसिकली एक एलसीआर सर्किट ही होता है। तो एलसीआर सर्किट में इफ यू सी द वोल्टेज डेफिनेशन, V at t is given by V0 sin omega t, and if you see the instantaneous current का डेफिनेशन अगर आप देखो तो ये होता है I0 sin of ओमेगा टी प्लस फाई या डेल्टा, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। where delta is known as our phase difference between voltage and current। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर देखें, अब जो पावर देखना है बेटा इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर मतलब उस वक्त पावर कितना था? पावर एट अ टाइम t will be given by V naught sin omega t, ठीक है, multiplied by I naught sin of omega t plus delta। ये प्लस डेल्टा जो है ना, ये डिपेंड करेगा कैपेसिटिव है रिएक्टिव है, ये इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अगर इसे पूरा किया जाए तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि आपका V naught sin omega t I naught V naught दिस। तो इंस्टेंटेनियस पावर का ना मेजरमेंट्स की दुनिया में इतना कोई यूज नहीं है, मतलब nobody is interested कि आप अगर आपका अभी अभी जस्ट राइट नाउ व्हाट इज द पावर, इससे कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है। हम लोग जिसमें इंटरेस्टेड रहते हैं वो होता है एवरेज पावर पे इंटरेस्टेड रहते हैं। एवरेज पावर, फिर से एवरेज आ गया, ठीक है, पावर एवरेज फंक्शन आ गया। एवरेज पावर, और एवरेज पावर हम कैसे देखते हैं बेटा? ओवर अ साइकिल देखते हैं। ओवर अ साइकिल मतलब बेसिकली 0 to t तक का। ओवर अ साइकिल मीन 0 to t। तो आप याद करो एवरेज फंक्शन कैसा होता था। इसमें हम क्या करते हैं? पावर एवरेज। एवरेज कैसे आता था? इंटीग्रेट द फंक्शन p at t फ्रॉम 0 to t डिवाइडेड बाय dt फ्रॉम 0 to t। ये चीज समझ में आया? ठीक है, और t को कैसे हटाएंगे आपको पता ही है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यानी कि t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये इंटीग्रेशन अभी हमें करना है। मैं जरा ये चीज मिटा देता हूं, ठीक है। ये चीज अभी हमारा मेन काम है, इस चीज का इंटीग्रेशन करना, और हमें निकालना पड़ेगा पावर का डेफिनेशन। तो इसको दोनों पार्ट में देख लेते हैं। डिनोमिनेटर को पहले देख लेते हैं। सो डिनोमिनेटर आपका कैसा आ जाएगा? देखो डिनोमिनेटर आपका आएगा 0 टू t का वैल्यू कितना हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा dt, यानी कि ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा t, और ये देगा 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि इसका डेफिनेशन हमें आएगा 2 पाई बाई ओमेगा। डिनोमिनेटर तो इतना आएगा, क्लियर है? -0 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। क्या आप इतना तक क्लियर है? ठीक है, ये डिनोमिनेटर आ गया। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इंटीग्रेशन लंबा होगा। चले थोड़ा सा मिटा के आगे बढ़ो जी। ओके, आइए आप कीजिए, इतना तक कीजिए, तब तक मैं यहां मिटाता हूं और आगे का देखते हैं कैसा होगा। So denominator is 2 pi by omega. So our power average can now be written as integration 0 to 2 pi by omega p at t dt, and this thing is divided by 2 pi by omega.
नीचे वाला पोर्शन 2 पाई बाय ओमेगा आ रहा है। बच्चा ये क्लियर हुआ तो ठीक है। चलो इसको आगे लिखता हूं मैं। इसको आगे लिखें तो कुछ ऐसा लिखें 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा और यहाँ पे डी टी, और नीचे पूरे चीज को लिख देता हूं 2 पाई बाय ओमेगा। क्लियर है? मैडम जी, इज इट ओके? ओके, वेरी गुड। आइए, सो पी एवरेज कैन देन बी रिटन एज वी नॉट आई नॉट को मैंने बाहर ले लिया और उनके नीचे है 2 पाई बाय ओमेगा और इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, साइन ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा डी टी। इतना समझ में आया बच्चा? क्लियर है? आसान आसान ही है, बस स्टेप मत छोड़ो। आ जाओ, इसको लिखते हैं वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखो इसको खोलते हैं, खोलने से क्या आएगा बेटा? खोलने से ऐसा आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है? क्लियर? आइए, इसको लिखते हैं वी नॉट आई नॉट बाई 2 पाई बाय ओमेगा 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो बेटा, कॉस डेल्टा जो है ना कांस्टेंट है, तो कॉस डेल्टा को हमने बाहर ले लिया और इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लिख सकता हूं बेटा? और इसको मान लो इंटीग्रेंट्स को सेपरेट कर देते हैं, इसको डी टी लिख देता हूं और इसमें एक और इंटीग्रल ले लेता हूं 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो क्या है यहाँ पे साइन, तो थोड़ा सा अगर आप ये स्टेप समझ गए हो ना, थोड़ा जंप करता हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। कॉस ऑफ डेल्टा को बाहर लाके 0 टू 2 पाई बाय डेल्टा ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। शायद समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोलना बेटा। और यहाँ पे साइन डेल्टा को बाहर निकालता हूँ और यहाँ हो जाएगा मेरा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा और ये एक और डी टी और ये बाहर बंद। ठीक है? क्लियर? चलो एक स्टेप और करते हैं अभी। वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई बाय ओमेगा। अब जरा इसको देखो, अब अंदर देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, आपका कैमरा चला गया है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। चलो वो वाला चीज लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉस डेल्टा। ठीक है? और फिर मैंने यहाँ पे इंटीग्रल डाला 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा और यहाँ पे मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 और इसको मैंने कर दिया डी टी। क्लियर बच्चा? ठीक है? और जरा इधर देखो, तो इधर मैंने साइन डेल्टा लिखा और साइन थीटा कॉस थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे 2 लाया और इसको मैंने बना दिया साइन 2 थीटा। देख तो बच्चा समझा है कि नहीं? ठीक है? क्लियर? ठीक, चलें आगे। आइए आगे चलते हैं, इसको आगे लेके। तो जरा यहाँ पे डंडा बना लो भाई, वरना कंफ्यूज आ जाओगे।
ठीक है, और इसको आगे ले चलते हैं। सो पी एवरेज कैन नाउ बी रिटन एज वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास कितना है जरा देखो, यहाँ हमारे पास है कॉस ऑफ डेल्टा। ठीक है, और ये कॉस डेल्टा डेल्टा, ये कॉस डेल्टा इसके साथ भी है, देखो ये कॉस डेल्टा हमारा इसके साथ है। ठीक है, रख लो कॉस डेल्टा, और यहाँ पे मैं फिर से खोलता हूं, जरा देखो बच्चा, यहाँ पे मैं खोलता हूं इसको और खोल लेता हूं। हाँ, कॉस डेल्टा की जगह पे 2 को बाहर ले लेता हूं, और फिर इसको ले लेता हूं इंटीग्रल डी टी 0 to 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 पाई/ओमेगा, ये है cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी डी टी। ये cos डेल्टा वाला पार्ट खत्म हुआ, और यहाँ पे प्लस लगा, और यहाँ पे मैं उसी को रिटेन करता हूँ, साइन डेल्टा बाई 2 इंटीग्रल 0 to 2 पाई/ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी डी टी, और ये बंद बाहर। देखो तो इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? अब जरा गौर कर बेटा, हाँ अब जरा गौर कर, अगर तुम यहाँ पे इसको तुम अगर इंटीग्रेट करोगे भी, तो ये इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा? साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 2 ओमेगा आएगा। क्लियर है? ये इतना आएगा, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये मुझे देगा नेगेटिव कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ठीक है, इसका लिमिट एक साइड में है 0, एक साइड में है 2 पाई/ओमेगा, इसका भी है 0, एक साइड में है 2 पाई/ओमेगा। जस्ट इन दोनों को देखो, मुझे तो लगता है संजीवनी ये ना 0 हो जाएगा। देखो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ 0 इज 0, और इस तरफ क्या बचता है देखो तो, साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई/ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ये कुछ ऐसा खुलेगा, टी के जगह पे 2 पाई/ओमेगा बिठाना है ना। अब जरा देखियो बच्चा, देख देख जरा देख, ओमेगा ने ओमेगा को काट लिया, साइन 4 पाई, साइन पाइज में कितना होता है बेटा? लड्डू होता है, और साइन यहाँ पे 0, यानी कि ये पूरी एक्सप्रेशन हमारी एक 0 है। समझ में आया? जी। तो मैं ऐसा एक सर्कल बना रहा हूं, देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये तो भैया लड्डू है, ये लड्डू है। ठीक है, क्लियर? जी, बहुत अच्छी बात है। और जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसकी नेगेटिव को बाहर रखिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा इंटू 2 पाई/ओमेगा, और मान लो यहाँ पे 1/2 ओमेगा बाहर ले ले, माइनस कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा ने ओमेगा को काटा, कॉस 4 पाई, यानी कि ये हो जाएगी कॉस 4 पाई पे हमारा होता है +1। ठीक है, फिर इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ये टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर ये टर्म 0 होगा तो यहां भी एक गोलू बना दूं, गोलू बना दिया मैंने, यहां पे भी ये भी 0 है। तो भाई साहब पावर एवरेज तो अपनी बड़ी सी क्यूट सी बन गई है अभी। अब कॉस डेल्टा को इधर ले लो, V0 I0, ठीक है, और यहां पे हमारे पास है 2 पाई डेल्टा, और यहाँ पे हमारे पास है cos डेल्टा बाई 2, और ये इंटीग्रल dt को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? t आएगा, t को फिर आगे छोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई/ओमेगा आएगा, और 0 तो 0 ही है ना? समझ में आया? आगे बढ़े। सो दिस इज V0 I0 डिवाइडेड बाई 2 पाई/ओमेगा, मीन्स इंटू ओमेगा बाई 2 पाई इंटू कॉस डेल्टा इंटू 2 पाई/ओमेगा। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? जरा देखो मैडम जी, ये स्टेप समझ में आया?
ये 2 पाई बाई ओमेगा को ऐसे लिखा, ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। अब मैंने लाल कलम से इसको काट दिया, इसको काट दिया, भाई सब काट दिया, ठीक है। हाँ, तो ये हमें क्या आया, पी एवरेज की वैल्यू आई वी नॉट आई नॉट कॉस डेल्टा, लेकिन ना, ठीक है ना, कॉस डेल्टा, और यहाँ पे कॉस डेल्टा के नीचे 2 था, 2। तुम यार इसे 2, तुम तो 2 देख रहे हो ना, मैं 2 नहीं देख रहा हूँ बेटा, मैं देख रहा हूँ √2 इंटू √2 देख रहा हूँ। ऐसा क्यों किया? हाँ, तुम्हें तो मेजर करना है ना भाई, तुम कहां से मेजर करोगे, नहीं तो तुम्हें तो मेजर करना है। तो ये वोल्ट मीटर का रीडिंग हो गया VRMS, ये एमीटर का रीडिंग हो गया IRMS इंटू कॉस ऑफ डेल्टा। ये होती है एवरेज पावर, जो AC पावर तुम्हारे घर पे जो हर महीना जो बिलिंग आता है ना, वो ये पावर के ऊपर आता है, ठीक है। अब देखो, मजा लो अपने घर के पावर का। तो तुम्हारा घर में जो पावर रिकॉर्ड हो रहा है वो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक हो रहा है, दैट पावर एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS इनटू कॉस ऑफ डेल्टा। ओके, व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज अगेन द एंगल ऑफ लीड और लैग। अगर आप डेल्टा को फिर से देखो और हमारे इंपीडेंस ट्रायंगल को हम बनाएं तो वो कुछ ऐसा होता था ना, ऐसा होता था, ठीक है। ये होता था R, ये होता था XC माइनस XL, और ये होता था हमारा Z, इसको हम कहते थे डेल्टा, याद है, ठीक है। तो सोचो, इसको दो एंगल से देखो। इफ यू आर समबडी हु इज जनरेटिंग पावर, आप पावर जनरेट कर रहे हो, जनरेटिंग पावर, यू आर सेलिंग पावर टू मी, your interest will be to recover as much as money from me. Do you get or not? So you will try to make sure that the apparatus that is installed at my house captures maximum power. So you will be interested that इस चीज को जो है ना, ये cos delta हमने पढ़ा था ना, इस cos delta को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो आप क्या चाहोगे, अगर आप पावर जनरेट कर रहे हो, आपकी दिलो तमन्ना रहेगी, मतलब आप खुश हो जाओगे। कब खुश हो जाओगे? अगर आप कॉस डेल्टा की वैल्यू को 1 कर सको तो, तब मैक्सिमम पावर आएगा ना। और अगर आप कंज्यूमर हो, मान लो आप कंज्यूमर हो, तो आप क्या चाहोगे, आपकी दिलो तमन्ना खुशी रहेगी कि कॉस डेल्टा की वैल्यू जो है कितना हो जाए, 0 हो जाए। समझ में आया? इफ यू आर अ जनरेटिंग स्टेशन यू विल वांट इट टू बी 1, इफ यू आर अ कंज्यूमर, इसे आपके नॉलेज की लड़ाई है। अब सोचो डेल्टा क्या होता था, डेल्टा यूज्ड टू बी द एंगल बिटवीन द लीड एंड लैग बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है ना। करंट वोल्टेज में लीड और लैग जो होता था, उसी को देखने के लिए हम एक डेल्टा लेते थे। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, देखो अल्टीमेटली हमारा कैसा होता था, दिस यूज्ड टू बी आवर करंट, ठीक है ना, ये हमारा करंट है, और रेजिस्टर से वोल्टेज इतना ही जाता है। हमें पता है कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में वोल्टेज नीचे, बिकॉज कैपेसिटर में द करंट लीड्स द वोल्टेज, दिस इज योर I नॉट, इट इज लीडिंग द वोल्टेज। एंड इंडक्टर में कैसा होता था, इंडक्टर में करंट लैग्स, सो दिस इज योर VL, ठीक है। आप अगर, एंड एक्चुअल हम लोग क्या करते थे, वेक्टर एडिशन में हम इसी को तोड़ लेते थे, एंड वी यूज्ड टू ब्रेक इट अप इनटू व्हाट वे, वी यूज्ड टू ब्रेक इट अप इन सच अ वे दैट VL माइनस VC करके ये ट्रायंगल वोल्टेज के टर्म्स में लाते थे। तो अगर आप डेल्टा को 0 करना चाहते हो, यू वांट टू मेक द डेल्टा cos 0 कहां पे होता है बेटा, जरा बोलो तो। व्हेन इज sin 0 0, cos 0 1, sin 90 1 होता है, cos 0 में कितना हो जाता है, cos 0 में क्या हो गया, आंख कितना ये कर रहे हो, ओके, एलर्जी तो नहीं, ओके। तो अगर आपको cos के वैल्यू को 0 करना है, तो आपको करंट और इसके बीच में लीड लैग कितना लाना है, यू शुड मेक इट एज 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। और 90 डिग्री लाने के लिए आप क्या करोगे, सर्किट को कैपेसिटिव बना दो। जैसे ही कैपेसिटिव बनाओगे, ज्यादा कैपेसिटर्स लगाओगे, आपका 90 डिग्री। और जैसे ही आपको यहाँ पे 0 करना है, तो यू वांट द सर्किट टू बी मोर एंड मोर रेजिस्टिव। इसका मतलब क्या है,
दे शुड बी एट 180 डिग्री, एक ही साथ 0 और 180 डिग्री पे करना है, यानी कि आप इसको ज्यादा रेजिस्टिव करना चाहते हो। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? See, if you are a generating station, you would want the power factor to be unity, लेकिन पावर फैक्टर यूनिटी नहीं होता है, पावर फैक्टर 0.8 0.9 के आसपास आता है। ठीक है, क्या ये इतना क्लियर हुआ आपको? इफ दिस इज क्लियर, कैन आई रब द लेफ्ट साइड? ठीक है, आइए, तो ये डेफिनेशन तो हमें काम में लगेगा जब हम ये वाला इक्वेशन हमें काम में लगेगा जब हम न्यूमेरिकल करते हैं। एक और चीज देख लेते हैं। So the power in an AC circuit is given by the product of peak value, or not peak value, RMS value of voltage into RMS value of current into cosine of the angle of lead and lag, cosine of the angle of lead and lag between voltage and that of current। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा रहता है, let's say ये है हमारा I, let's say इसको हम I ले लो। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, इसको हम IRMS ले लेते हैं, IRMS। तो यहाँ पे हमने एक ले लिया और इसको हमने नाम दिया IRMS cos of delta। ठीक है, इसको हमने नाम दिया IRMS cos of delta and say this is delta। So there will be one more component here exactly 90 डिग्री पे, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ये पूरा चीज 90 डिग्री होगा बेटा, हियर टू हियर इज 90 डिग्री। ये वाला वी हैव एक्चुअली स्प्लिट IRMS का जो फेजर है ना, करंट तो कोई वेक्टर है नहीं, इस फेजर को हमने दो में स्प्लिट किया। ये IRMS cos डेल्टा है, तो ये हो गया IRMS sin डेल्टा। इतना समझ में आया? राइट। हमारा पावर क्या होता है बेटा? हमारा पावर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos डेल्टा। अच्छा, अगर आप साइन डेल्टा ले लेते थे तो आपका क्या हो जाएगा? जरा देखो तो, आप साइन करोगे तो ये एंगल कितना है? 90। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं, से फॉर एग्जांपल प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स द वोल्टेज। ओके, अब कुछ चीजें देखो। प्योर कैपेसिटिव में करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2। अच्छा, प्योर इंडक्टिव अगर सर्किट है, इफ योर सर्किट इज प्योर इंडक्टिव, देन करंट लैग्स वोल्टेज by how much? By pi by 2। ठीक है, is this much clear? Yes sir। Okay, now प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव सर्किट में, इसका मतलब प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट में, इफ द सर्किट इज प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव, इन दोनों ही केस में डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाई 2। यहां भी डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाई 2। तो इसका मतलब यहाँ पे cos ऑफ डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया? 0। इसमें cos ऑफ डेल्टा का वैल्यू कितना हो गया? 0। ये चीज समझ में आया? इसका मतलब है अगर आपका सर्किट प्योर कैपेसिटिव है, देन डू यू थिंक द सर्किट शुड कंज्यूम एनी पावर? जस्ट सी इफ द, ये चीज समझ में आया? इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, देखो बेटा ये डेल्टा को समझो, डेल्टा is the angle of lead or lag of the current over voltage. So in a pure capacitive circuit, delta is equal to pi by 2, and a pure inductive circuit is also delta is equal to pi by 2. So what do you think? Cos of pi by 2 is how much? 0. So in a pure capacitive circuit and pure inductive circuit, do you think there should be any power consumed? नहीं होना चाहिए ना। ये चीज क्लियर हो रहा है? तो तो इन दोनों ही केसेस में, अगर आप इन दोनों केसेस को कंबाइन करो, इन दोनों केसेस में पावर निकालो ना, पावर क्या आ जाएगा? VRMS IRMS इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं वॉटलेस सर्किट्स। ये आपका सिलेबस में भी है और डेफिनेशन भी पूछता है, वॉटलेस सर्किट्स। लिख लीजिए डेफिनेशन। द करंट फ्लोइंग, और ये सब
एक चीज याद रखिएगा, whenever you are talking power in the case of AC, you are actually talking about average power over one cycle, एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज हम हमेशा हाफ साइकिल में लेते हैं, आरएमएस हम फुल साइकिल में लेते हैं, पावर भी फुल साइकिल में। और अब डेफिनेशन लिख लीजिए वॉटलेस सर्किट का, लिख लीजिए द करंट फ्लोइंग इन प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। It is very easy to understand. The definition of power says VI cos phi. Cos phi अगर जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। आप लिखिए the current flowing in purely inductive and capacitive circuit is known as wattless current because the power consumed in such circuits is zero. ठीक है, अब इस ड्राइंग को थोड़ा और आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा अच्छा, अभी ये हमारा क्या हो गया बेटा, आरएमएस करंट हो गया। दिस इज आईआरएमएस। आईआरएमएस को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया है, आईआरएमएस कॉस डेल्टा एंड व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज द एंगल ऑफ आइदर लीड और लैग बिटवीन वोल्टेज। मान लो इस यहाँ पे हम VRMS को भी ले लेते हैं। अल्टीमेटली VRMS एंड IRMS cos डेल्टा शुड गो इन द सेम साइड, क्योंकि वोल्टेज और करंट VRMS और IRMS के बीच में फर्क है डेल्टा का। तो अगर हम इस कंपोनेंट में पावर देखें, जरा देखो तो यहाँ पे पावर देखें तो इस कंपोनेंट को लेके पावर देखेंगे तो क्या आएगा? पावर विल बी इक्वल टू VRMS IRMS into cos of delta. So you do get some value of power out here. However, if you use this arm of current के दो आर्म है ना, अगर आप ये आर्म को यूज करो, then what is the value you are getting? VRMS IRMS and you are using sin delta. अगर अभी आप sin delta देखो तो you are actually V से आप कितने दूरी पे हो? You are almost at a distance angle of 90 degree from VRMS और इसके बीच में अगर आप एंगल देखो तो आपका ये हो जाएगा cos of π/2 हो जाएगा, ये जीरो। इसको ही हम बोलते हैं वॉटलेस आर्म, और या फिर वॉटलेस आर्म नहीं, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो जैसे आपको कोई पूछता है व्हाट इज पावर, पावर इज इक्वल टू VI cos phi. Okay, if I would have done instead of VI cos phi, if I would have done VI sin phi, then you will not get any power. VI sin phi will give you zero because that is the wattless component. इसको हायर इंजीनियरिंग में हम इसे एक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर कहते हैं, इसको रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर कहते हैं। ये जीरो होता है, ये आपका वैल्यू होता है। इतना आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पावर का डेफिनेशन होता है वोल्टेज इनटू करंट, हमने पूरा इंटीग्रेशन किया और इसको हम देखते हैं ओवर वन साइकिल। इसको हम देखते हैं ओवर वन साइकिल, पूरा एक साइकिल करने के बाद हमें मिला VRMS IRMS cos डेल्टा। हमेशा याद रखना डेल्टा इज द एंगल बिटवीन लीड एंड लैग बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इंपीडेंस ट्रायंगल में डेल्टा हमें दिखाता है XC - XL, tan ऑफ डेल्टा विल गिव यू XC - XL by R। ये हमारा इंपीडेंस ट्रायंगल में दिखाता है। और प्योरली सर्किट में कैसा रहता है? द इंडक्टर का जो करंट, ओवरऑल करंट फ्रॉम एन इंडक्टिव सर्किट लैग्स एंड फ्रॉम ए कैपेसिटिव सर्किट ये लीड करता है। दिस इज, अगर हम इसे खोल के देखें तो जनरेटिंग स्टेशन हमेशा चाहेगा कि इसकी वैल्यू 1 आए ताकि मैक्सिमम पावर कैप्चर हो।
आप चाहोगे कि इसका वैल्यू 0 आए ताकि इसका कभी भी पावर कैप्चर ही ना हो। यू विल ट्राई टू हैव दिस cos डेल्टा इज 0, और cos डेल्टा को 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप कोशिश करोगे किसी भी तरह इस चीज को 90 करो, और जनरेटिंग स्टेशन कोशिश करेगा किसी भी तरह इस चीज को 0 करो, ठीक है ना। तो ये 90 आप कैसे करोगे, ये चीज के ऊपर प्ले करते हो आप। अगर आपको सर्किट देखो, आपको बेसिकली करना क्या है, जनरेटिंग स्टेशन क्या करेगा बेटा, जनरेटिंग स्टेशन इस चीज को 0 करने की कोशिश करेगा। इस गैप को अगर XC माइनस XL को 0 कर देगा तो ये चटक से नीचे आ जाएगा, लेकिन आप चाहोगे कि ये बढ़े और बढ़ने के बाद ऐसा आ जाए बिल्कुल, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है, बीच में जाके रुक जाएगा। दिस इज हाउ द जनरेट हैपेंस। तो इसमें हमने दिखाया प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स, प्योर इंडक्टिव में करंट लैग्स। तो पावर आपका क्या हो जाता है, अगर आप इस तरह से देखोगे VRMS IRMS दोनों ही केसेस में, whether you are a pure capacitive or you are a pure inductive, in either cases the power consumed, power मतलब this is always the average power, the average power consumed is becomes 0, and such circuits are known as wattless circuit। सर क्या ऐसे सर्किट होते हैं? नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे वॉटलेस नहीं कर सकते हो, पर वॉटलेस के आसपास तक जा सकते हो। यू कैन गो नियर टू वॉटलेस बट यू कैनॉट मेक इट वॉटलेस, और ये जुर्म है, वॉटलेस कर देना जुर्म है। ओके, अगर आप ये कर रहे हो देन यू आर एक्चुअली चीटिंग, बट आप इसको वॉटलेस, बिकॉज आपका मेजरमेंट होता है थ्रू मेजरिंग डिवाइस, और आप उन्हें धोखा देने की कोशिश करते हो। तो हमने यहाँ पे देखा दिस इज द IRMS के फेजर को हमने दो भाग में तोड़ा। ये हमारा वोल्टेज RMS है और ये डेल्टा है, तो IRMS cos डेल्टा एक हो गया और IRMS sin डेल्टा। अगर आप इस कंपोनेंट के साथ पावर कैलकुलेट करोगे तो पावर इज VRMS IRMS cos डेल्टा, बिकॉज दिस द एंगल। इसके साथ अगर आप पावर कैलकुलेट करोगे तो वोल्टेज यहाँ है, द एंगल इज π/2, तो ये हो जाता है 0, और इसी को हम कहते हैं वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। अब एक और टॉपिक देखते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस इन AC सर्किट्स। रेजोनेंस का सिंपल है, ये वही केमिस्ट्री जैसा ही सोचने का, जब दो चीज है, दो चीज एक जैसा बन रहा है, समथिंग लाइक दैट विल हैपन। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैकेनिक्स से समझते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं ऑसिलेटिंग सिस्टम, ऑसिलेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम है, मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है, हमारे पास एक पेंडुलम है, ये ऑसिलेटिंग सिस्टम है, पेंडुलम ये ऑसिलेट कर रहा है। हर एक ऑसिलेटिंग सिस्टम का बेटा कुछ क्या होता है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है जिससे ये ऑक्सीलेट कर रहा है। दिस इज वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड फॉर ब्रिजेस ऑल्सो। ब्रिज हो गया या कोई भी चीज दुनिया में जो वाइब्रेट कर रहा है ना, उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर ऐसे हालत में आप इसको क्या करो, एक्सटर्नली आप इसे एनर्जी देना शुरू करो, एक्सटर्नली एनर्जी दो, और इस एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी है। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये वाइब्रेट हो रहा है ना, इसकी ऑक्सीलेशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। तुम यहाँ बैठ के ना इसको थोड़ा सा कीड़ा करते रहो, तुम भी जब ये तुम्हारे पास आए ना, इसको तुम टक टक करके थोड़ा सा पुश करते जाओ, सच दैट तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है और इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को मैच करा दो, मैच करा दो। ऐसे मैच कराने पे क्या हो जाएगा, ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये एम्पलीट्यूड AMPLITUD, ये एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस ओवर टाइम, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि ये बहुत दूर चला जाएगा। अब इसका अभी शायद आपने कुछ समझा नहीं, मैं आपको और एक बेसिक्स देता हूं। अर्थ का भी ना एक वाइब्रेशन है, सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। मान लो आप एक फ्लाईओवर के ऊपर हो और उस फ्लाईओवर में अभी ट्रैफिक जैम हो गया है, all the vehicles are stranded over the traffic jam. We are so ignorant कि हम फ्लाईओवर के ऊपर भी गाड़ी को ऑन रख के ना उसकी AC लेते रहते हैं। What is the wrong thing we are doing? You know, our flyover is vibrating with a natural frequency. उस वक्त आप अपनी गाड़ी की इंजन भी ऑन रख रहे हो,
बाजू का बस भी ऑन है, तो ऐसा देखो घटर 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 कोई सब गाड़ी ऑन है। सो यू आर बेसिकली एक वाइब्रेटिंग सिस्टम को आप एडिशनली और वाइब्रेशंस दे रहे हो। अगर खुदा ना खास्ता इन सब इंजिन्स जो हम लोग सारे लोग फ्लाईओवर के ऊपर हैं, हमारी वाइब्रेशन जो हम दे रहे हैं ना, उसका रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गया ना, आपका फ्लाईओवर कोलैप्स कर जाएगा। बिकॉज द एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज सो मच कि हमारा वाइब्रेटर, यू कैन इनफैक्ट फील इट ऑन मासप टैंक फ्लाईओवर। अगर आप एक साइड में ट्रैफिक जैम में खड़े हो जाओ ना और दूसरे साइड से गाड़ियां जाए, आप बिल्कुल हिल रहता है आपका गाड़ी। That's why we say bridges are designed for dynamic loading, not static. किसी भी ब्रिज के ऊपर ब्रेक मार के रुका, keep moving on the bridge, never ever be static, and if you are static please switch off your engines. If you keep your, हाँ समझाया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने रेजोनेंस जब किया था तब समझाया था, ठीक है ना। तो ये भी, तो यहाँ भी हम लोग जो करंट्स देख रहे हैं बेटा, ये सब सिंपल हार्मोनिक, क्योंकि ये सब साइनसॉइडल है, पीरियोडिक है ना। इसमें हमें क्या मिल रहा है, I इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी, तो ये भी एक ऑसिलेटिंग सिस्टम के जैसा ही है, मतलब हमारा एसी सर्किट भी ऑसिलेटिंग है। तो एसी सर्किट का अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगा, उसको अगर बाहर से आप एक और फ्रीक्वेंसी से, बाहर से एक दूसरी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अगर उसको मैच कर जाए तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसको करने से पहले इसका एक इम्प्लीकेशन देखो, कैसे इसको यूज करते हैं। एसी में ये बड़ा काम करता है, अभी आप लोगों ने इस चीज को देखा नहीं है, सो यू विल नॉट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ व्हाट आई विल से। बेटा पहले हम जब रेडियो सुनते थे ना, तो हमें रेडियो ट्यून करना पड़ता था, वी हैड टू ट्यून द रेडियो, ठीक है। सो हमारे रेडियो के अंदर में क्या रहता है, एक ट्यूनर रहता है। इन आवर रेडियो वी हैव गॉट अ ट्यूनर, ठीक है। और मान लो यहाँ पे एक स्टेशन है बीबीसी, ये बीबीसी क्या कर रही है, अपने सिग्नल्स को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ब्रॉडकास्ट करते जाती है। हमें इस बीबीसी के सिग्नल को सुनना है, तो हम इसे कैसे सुन पाते हैं, रेडियो के अंदर हमारा एक ट्यूनर सर्किट रहता है। सो बेसिकली इस ट्यूनर सर्किट में भी एलसीआर रहेगा। तो रेडियो में हम क्या करते हैं, इसके कैपेसिटेंस को वेरी करते जाते हैं, कैपेसिटेंस को वेरी कराते हैं। जब आप ट्यूनिंग करते हो ना, पहले जमाने में देखना लोग पका पका के रेडियो सुनते थे, बेसिकली वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज करते हैं इस तरह से कि रेडियो के अंदर का जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको मैच करा देता है इसके फ्रीक्वेंसी के साथ। एक बार जैसे ये मैच हो गया, एक बार जैसे ये मैच हो गया, रेडियो के अंदर आ गया क्या, रेजोनेंस आ गया। रेजोनेंस आते ही हम कहते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो रेडियो के अंदर जो करंट है ना, करंट, उसका जो पीक वैल्यू है, एम्पलीट्यूड मतलब व्हाट, इन आवर सेंस इट इज पीक वैल्यू आई नॉट, ये आई नॉट बढ़ना शुरू हो जाता है। आई नॉट पिक्स अप लाइक एनीथिंग, एंड इफ आई नॉट पिक्स अप लाइक एनीथिंग, आप रेडियो में क्लियरली उस स्टेशन को सुनना शुरू करते हो। You are not getting the pleasure of this discussion because in your generation you are blessed with auto tune circuits, और अब तो ट्यूनर भी नहीं है, आप टीवी सुनते हो डिजिटल सिग्नल से। कभी देखना अपने टीवी में ना, इनपुट में आपका एक रहेगा ट्यूनर, उसको मारते ही टीवी छर्र हो जाता है, VHF जिसको कहते हैं हम, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो आपका टीवी क्या करता है, ट्यून करते जाता है। सो अब सोचो, टेलीविजन में पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हमारे पास एंटेना होता था जब हम बचपन में थे। So if you are around a place which is at a border of two states, तो आपको दूरदर्शन यहाँ का भी सिग्नल आ रहा है, वहां का भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो आप अपने टीवी को इतनी अच्छी तरह ट्यून करते थे। पहले लोग कहते थे वो ना बड़ा टीवी एडजस्ट करता है। बेसिकली ही इज एबल टू ट्यून इट इन सच अ मैनर दैट ही makes the frequency of the television equal to the frequency of some signal which is coming, that may be दूरदर्शन दिल्ली, उसको पकड़ लिया वो, एंड देन रेजोनेंस हो गया दोनों के बीच में। और जैसे ही रेजोनेंस आ गया, टीवी में करंट का गेन बढ़ जाता है और टीवी को क्लियर दिखना शुरू होता है। अब बात आती है पहले जमाने में, इस तरह इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। लोग कहते थे कि लाइक सिंस आई हैव बीन बोर्न ब्रॉट अप इन असम, ओके, हमारे यहाँ से we could not pick up AIR कोलकाता, हमें ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता नहीं सुनाई देता है, बट we could pick up AIR ढाका वेरी क्लियरली। हमें AIR ढाका तो नहीं बोलना चाहिए, रेडियो बांग्लादेश वेरी क्लियरली, रेडियो ढाका वेरी क्लियरली। तब बचपन में हम लोग क्वेश्चन पूछते थे कि बांग्लादेश रेडियो इतना क्लियर क्यों आता है, व्हाई डज कोलकाता रेडियो नॉट कम क्लियर। तब हमें बचपन में कहता था उनके अमेरिकन ट्रांसमीटर्स है, द ट्रांसमीटर्स आर अमेरिकन ट्रांसमीटर, एकदम क्रिस्टल क्लियर आता है।
सो बेसिकली उनका जो बैंडविड्थ है ना रेजोनेंस होने का, ये बहुत ही स्लिम है, बहुत ही स्लिम है। और हमारा बैंडविड्थ कुछ ऐसा रहता था, मतलब यहां से डिस्टर्बिंग कोलकाता सुनना शुरू होगा, यहां तक सुनाई देगा, क्लियर कहां है ये नहीं पता। पर जैसे तब के जमाने, यू इमेजिन फ्रॉम असम I could listen to Voice of America very clearly, but I have never heard Radio Bhubaneswar. ऑल इंडिया रेडियो भुवनेश्वर कभी नहीं सुनाई देगा। वॉइस ऑफ अमेरिका बोलो, डॉइश रेडियो बोलो, बीबीसी बोलो, रेडियो बेजिंग बोलो और रेडियो ढाका बोलो, ये सब एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं रात को, क्योंकि उनका जो बैंडविड्थ है ना ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे हमें रेजोनेंस मिल जाएगा, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसी को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारी करंट हो जाती है मैक्सिमम, बस रेडियो में एकदम ताबड़तोड़ सिग्नल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस का मतलब, ये तो हमने वाइब्रेटिंग सिस्टम से समझा। अब हम हमारे सिस्टम से सीखेंगे कि किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, जब आप उसको मैच करा देते हो बाहर की किसी भी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि आपका रेजोनेंस हो गया है। इस चीज को हमारे सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली बेटा एलसीआर सर्किट है, और एलसीआर सर्किट में हमारे पास इंपिडेंस होता है Z, which is given by root of R square plus XC minus XL whole square। ठीक है ना। अब आप जरा देखो, मुझे रेजोनेंस का क्राइटेरिया क्या है? रेजोनेंस के क्राइटेरिया में ये जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम हो जाता है ओवर टाइम एंड अटेन्स मैक्स वैल्यू, बस इसी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमारे यहां पे करंट का मैक्स वैल्यू ये है, करंट्स मैक्स वैल्यू is given by I naught, right? This is the max value of current. What do you think is the expression for I naught? Ohm's law याद करो, V naught upon I naught should be equal to R, ये हमेशा याद रहता है Ohm's law। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I naught की वैल्यू हो जाएगी V naught upon Z हो जाएगा, क्योंकि हम AC सर्किट्स को डील कर रहे हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें I naught को मैक्सिमम करना है, क्या तुम्हें नहीं लगता है Z को मिनिमम करना पड़ेगा रेजोनेंस लाने के लिए? Z को मिनिमम तुम तब कर सकते हो जब XC माइनस XL वाला जो फैक्टर है ये अगर 0 बन जाए। Yes. ठीक है, अगर ये 0 बन गया तो हमारा सर्किट कैसा बन गया, Z इज इक्वल टू R। इसका मतलब क्या हो गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया। रेजोनेंस में हमारा सर्किट बन गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसका मतलब क्या है, नो फेज लैग बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। समझ में आया? ये छोटा सा टेक अवे है, नो फेज लैग बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मतलब XC इक्वल टू XL बनेगा, ओमेगा 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल टू ओमेगा, क्या हो गया, ओमेगा L। ठीक है ना, यानी कि ओमेगा स्क्वायर जो हो गया हमारा वो हो गया 1 अपॉन LC, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट ऑफ LC। ऐसे ओमेगा को हमने ओमेगा नॉट से दिखाया, मतलब ओमेगा नॉट इज माय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यू मे आस्क, सर आपने अचानक ओमेगा को ओमेगा नॉट क्यों कर दिया? क्योंकि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इट्स अ स्पेशल फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 1 बाय रूट ऑफ LC। At this frequency our circuit will attain resonance, and if this attains resonance our XC will be equal to XL। Circuit converts itself to a completely resistive circuit where there is no lead and lag between current and voltage, और ये हो जाता है हमारा मैक्सिमम I नॉट होता है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख लीजिए, फिर छोड़ देंगे आपको कि रेजोनेंस में क्या क्या होता है। 1 2 3 चीजें लिख लेते हैं। रेजोनेंस में नंबर 1, करंट मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है। ठीक है, ऐसे ये रेड से लिखता हूं, रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम वैल्यू लेता है, Z मिनिमम हो जाता है,
XC माइनस XL 0 हो जाता है, Z इज इक्वल टू R होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है, नो फेज लैग हो जाता है दोनों के बीच में, और इसको अगर हम एक्सपांड करें साथ में हमें ये मिलता है जो कि हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। बस इतना ही पढ़ना था आपको। इसका एप्लीकेशन कहाँ है? इसका एप्लीकेशन रहता है ट्यूनर सर्किट्स, ट्यूनिंग ए रेडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं किसी को घुमा घुमा के, तो ऐसे ही हम रेडियो से सुनते हैं। तो रेडियो बनाना एक्चुअली आसान है। एक LCR से एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल छोड़ो और उस ऑल्टरनेटिंग सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को अपने सेट के फ्रीक्वेंसी से मैच करो, तभी आपका करंट बढ़ जाएगा और आप उसी सिग्नल को सुन पा सकते हो। ठीक है। सो आज के क्लास में आपने क्या क्या देखा? नंबर 1, you understood what is power factor, cos of delta. What is power? Power is always calculated as average power over a complete cycle. P average is given by I RMS V RMS into cos of delta. याद रखिएगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर जो है आपका cos डेल्टा की वैल्यू होती है 1, प्योर इंडक्टिव इज 0 सर्किट, प्योर कैपेसिटिव इज 0। अच्छा, एक चीज बोलना भूल गया था, याद रहे रेजोनेंस लाने के लिए L और C दोनों होना पड़ेगा। ओनली बाय अ कैपेसिटिव एंड ओनली बाय अ इंडक्टिव सर्किट यू कैन नॉट गेट रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए ये दोनों ही होना पड़ेगा, तभी जाके रेजोनेंस आ पाएगा। प्योर कैपेसिटिव प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कोई पावर नहीं होता, इन्हें हम वॉटलेस पावर कहते हैं। एंड वी आई, अगर आई साइन डेल्टा को ले तो आई साइन डेल्टा इज नोन एज द वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, उससे कोई करंट नहीं आता है। एंड देन रेजोनेंस, maybe a class more and we should be done with this chapter.